अच्छा, अब हम शुरू करते हैं हमारा जो दूसरा मेन टॉपिक है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर से क्या मुराद है कि पेशेंट को जब पेशेंट को हार्ट डिजीज़ हो गई, हार्ट फेलियर की वजह से ब्लड जो है इतना नहीं है कि वो इफेक्टिवली आपके ऑर्गन्स को परफ्यूज़ कर सके। ठीक है, हमारे ऑर्गन्स को ब्लड क्यों चाहिए? ऑक्सीजन के लिए, उनको प्रॉपर फंक्शन के लिए। और ऑक्सीजन ब्लड पहुंचाना किसने है? हार्ट ने। जब हार्ट ही पूरी तरह काम नहीं करेगा तो क्या होगा? उसको ब्लड परफ्यूजन नहीं होगी, और हार्ट की वजह से ब्लड परफ्यूजन ना हो इसको कहते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। ठीक है, हार्ट फेलियर दो तरह का होता है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर और सिस्टोलिक टाइप फेलियर। सिस्टोलिक फेलियर, ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है? अगर आपका जो हार्ट है वो पंप सही नहीं कर रहा, इसको कहते हैं सिस्टोलिक डिसफंक्शन। पता है इन दोनों का डिफरेंस? कि हार्ट पंप सही नहीं कर रहा उसको कहते हैं सिस्टोलिक डिसफंक्शन, और अगर आपका हार्ट फिल नहीं सही हो रहा इसको कहते हैं डायस्टोलिक डिसफंक्शन। डायस्टोलिक डिसफंक्शन समझ लगे नहीं? डायस्टोलिक डिसफंक्शन से क्या मुराद है? कि पंप सही नहीं कर रहा, और डायस्टोलिक डिसफंक्शन से क्या मुराद है? कि फिल नहीं हो पा रहा। ठीक है, अब सिस्टोलिक डिसफंक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट काज क्या है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, अच्छा, इसकी अगर बेसिक्स की तरफ हम लोग जाएं, अगर पेशेंट को सिस्टोलिक डिसफंक्शन होगा तो क्या होगा? जब चूँकि हार्ट पूरी तरह पंप नहीं कर पा रहा तो उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन रिड्यूस्ड हो जाएगी। अगर फिल नहीं पूरा हो रहा लेकिन वो पंप सही कर रहा है तो उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल रहेगी। इजेक्शन फ्रैक्शन से क्या मुराद है? कि हार्ट के अंदर कितना ब्लड आया और उसका कितना पोर्शन बाहर निकला। अगर सिस्टोलिक डिसफंक्शन होगा तो क्या होगा? ईएफ कम हो जाएगी। अगर डायस्टोलिक डिसफंक्शन होगा तो क्या होगा? ईएफ नॉर्मल रहेगी। ठीक है, अच्छा, सिस्टोलिक डिसफंक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट काज क्या है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। बाकी और क्या क्या वजूहत हो सकती हैं? पेशेंट को अल्कोहल, मायोकार्डाइटिस, रेडिएशन, ड्रग्स लाइक डॉक्सोरिबोसिन, शेगर्स डिजीज़, हीमोक्रोमेटोसिस, थायराइड डिजीज़, पेरिकार्डियल कार्डियोमायोपैथी और थायराइड डेफिशिएंसी। अब ये सारे के सारे जो है ना सिनेरियो की सूरत में किसी न किसी फॉर्म में एक पूरे टॉपिक्स हैं। ठीक है, अच्छा, सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता क्यों है? कि पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ, एमआई हुआ, एमआई के बाद डायलिटेशन हुई, डायलिटेशन की वजह से क्या होगा? रिगर्जिटेशन होगी, रिगर्जिटेशन होगी तो पेशेंट हार्ट फेलियर में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, अल्कोहल भी कार्डियोमायोपैथी करवाती है, मायोकार्डाइटिस में भी हार्ट की इन्फ्लेमेशन होती है तो हार्ट डायलेट हो जाता है। रेडिएशन पेशेंट को मिल रही होती है, कोई कैंसर का पेशेंट है, एड्रियामाइसिन, डॉक्सोरिबोसिन, ये हम लोग पढ़ेंगे कीमो में एक ना डी की शक्ल हार्ट से मिलती होती है, तो ये डॉक्सोरिबोसिन का साइड इफेक्ट होता है हार्ट डिजीज़। शेगर्स डिजीज़ होता है पेशेंट को लीशमीनिया, एक ऑर्गेनिज्म होता है उसका इन्फेक्शन। हीमोक्रोमेटोसिस होता है पेशेंट को आयरन का ओवरलोड। तो थायराइड हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म दोनों के अंदर पेशेंट को हार्ट डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, पेरिकार्डियल कार्डियोमायोपैथी क्या होती है? प्रेगनेंसी से रिलेटेड। और थायराइड डेफिशिएंसी क्या है? ये एक विटामिन है, B2, विटामिन B2 डेफिशिएंसी है। इसको हम लोग कहते हैं वेट बेरी बेरी। थायराइड को कहते हैं वेट बेरी बेरी। शायद आगे कहीं जाके दोबारा पढ़ भी हो। ठीक है, आप इसको इसमें MCQ बनाया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कैन लीड टू हार्ट फेलियर, तो है थायराइड डेफिशिएंसी। ठीक है, अच्छा, पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा? जब पेशेंट के का पंप जो हार्ट है पूरी तरह ब्लड पंप नहीं कर पा रहा तो क्या होगा? उसको ऑर्गन्स को ब्लड नहीं जाएगा तो पेशेंट कहेगा मुझे थकावट रहती है, काम सांस चढ़ा रहता है, मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, जिसमें में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, किसी काम में दिल नहीं लगता। ठीक है, डिस्निया और एक्सर्शन। पहली चीज़, जब पेशेंट के हार्ट फेलियर बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो उसको डिस्निया और रेस्ट भी होता है। दूसरा है ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया से क्या मुराद है? कि पेशेंट जब सीधा लेटता है तो उसका सांस खराब होता है। तीसरा है पेरिफेरल एडिमा।
पेरिफेरल एडिमा से क्या मुराद है कि जब पंप हार्ट पूरी तरह ब्लड पंप नहीं करेगा तो बैक प्रेशर होगा, बैक प्रेशर होगा तो ब्लड वेसल्स में वेन्स के अंदर ब्लड पूल करेगा तो थोड़ा बहुत पेशेंट को एडिमा होगा। ठीक है। अच्छा, चेस्ट एग्जामिनेशन पे आपको क्रेपिटेशंस और रेल्स मिल सकते हैं। जब हार्ट पूरी तरह पंप नहीं करेगा तो जेवीपी को क्या हो जाएगा, जेवीपी रेज हो जाएगी। अच्छा, पीएनडी क्या चीज़ होती है? पीएनडी होता है कि पेशेंट को कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब रात को एकदम सांस खराब हुआ, ऐसे लगा जैसे मेरी जान निकल गई है, मैं उठा हूँ, उठ के बाहर निकला हूँ, थोड़ी देर बाद मैं ठीक हो गया। इसको कहते हैं परविजिबल नॉक्टर्नल डिस्निया। पीएनडी किस चीज़ का फीचर है? हार्ट फेलियर का और सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का। ठीक है। अच्छा, और S3 आती है। S3 इज़ ए फीचर ऑफ हार्ट फेलियर। S3 इज़ ए फीचर ऑफ हार्ट फेलियर। अच्छा जी, ये वही वाला टेबल है जो हमने कल डिस्कस किया था, लेकिन ये फिर दोबारा आ गया है। ये टेबल इंतहाई अहम टेबल है। इसकी वजह ये है कि ये अपनी तौर पे ही कई सारे आपको MCQs कवर करवा देता है। हमने शॉर्टनेस ब्रेथ की काजेज़ पढ़ी थी चेस्ट पेन के साथ। अगर पेशेंट को सडन ऑनसेट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और एग्जामिनेशन पे कुछ भी नहीं है तो क्या डायग्नोसिस है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर एग्जामिनेशन पे व्हीजिंग है तो एस्थमा। पेशेंट के साथ फीवर हो रहा है, निमोनिया। अगर पेशेंट को क्या कहते हैं लंबा पेशेंट है और परकशन और रेजोनेंट है, ट्रेकल डेविएशन है तो निमोथोरेक्स। कोई जज्बाती खबर सुनी है, कोई बच्चे की किसी अजीज़ की डेथ हो गई है तो क्या पैनिक अटैक। ठीक है। ये सारे सिनेरियोज हैं। पेशेंट पेल है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आपके पास आया तो अनीमिया है। पल्सेस पैराडॉक्सिस, डिक्रीज हार्ट साउंड और रेज जेवीपी, ये भी हमने थोड़ी देर पहले की थी। ये इसको कहते हैं पेरिकार्डियल टेम्पोनार्ड। पेशेंट को पैल्पिटेशन की हिस्ट्री है तो पैल्पिटेशन एसोसिएटेड है किस चीज़ के साथ? अरिथमियास के साथ। स्मोकिंग की हिस्ट्री है तो COPD। और पेशेंट अगर स्टक हो गया किसी ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे कार चलती हुई छोड़ दी थी, चूल्हा जलता हुआ रात को छोड़ दिया है तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन। और एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस के तौर पे आ जाता है मेट हेमोग्लोबिनीमिया। ये सारी किसी काजिज़ हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ सिनेरियो के अंदर ये चीज़ें दी हुई हों तो उसके तहत आप उसका वो कर सकती हैं। अच्छा, इस टेबल को भी एक नज़र गौर से पढ़ना है। मैं आपको एक मिनट टाइम देता हूँ, आप ना इसको एक थोड़ा पढ़ के मैं फिर दोबारा आगे शुरू करते हैं, आगे इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाना।
अच्छा जी, मैं तो समझ लग गई कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की ये वाली जो काजेज़ हैं, इनमें से किसी न किसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन लाजमी पूछा जाएगा। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आपने ये वाला फीचर देखना है, इनमें से कौन सा फीचर मौजूद है, तो उसके मुताबिक आपने ये देखना है कि इनमें से कौन सी काज आपने ढूंढी है। ठीक है, अच्छा जी, अब पेशेंट आपके पास हार्ट फेलियर के साथ आ गया है। हार्ट फेलियर के साथ आया तो उसको हम लोग क्या चीज़ एडवाइस करेंगे, टेस्ट कौन सा एडवाइस करेंगे। अगर वो स्टेबल आया तो हम उसको क्या करेंगे, उसकी ईसीजी करेंगे और उसको एको एडवाइस करेंगे। ठीक है, एको क्या चीज़ होती है, हार्ट का अल्ट्रासाउंड। ये हमें शो करता है कि हमने उस पेशेंट का देखना होता है इजेक्शन फ्रैक्शन, उसके वेल्व्स का स्टेटस, उसके हार्ट के पैरामीटर्स, मीन्स के उसके वेंट्रिकल्स का साइज़, उसका एट्रियम का साइज़। ठीक है, और एकोकार्डियोग्राफी के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन का देख। अगर इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज्ड है तो उसको कौन सा हार्ट फेलियर है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है। ठीक है, अगर इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल रह रहा है तो उसको कौन सा हार्ट फेलियर है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है। ठीक है, अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है कि कौन सी एकोकार्डियोग्राफी बेहतर है, ट्रांसथोरेसिक या ट्रांसइसोफेजियल। तो ट्रांसइसोफेजियल एको को हम लोग सिर्फ करते हैं जब हमें शक हो पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस तो नहीं है, यानी हार्ट के वेल्व्स का इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, अच्छा, कुछ टेस्ट, मल्टीग्रेटेड एक्विजिशन स्कैन, न्यूक्लियर वेंटिकुलरोग्राफी, वेंटिकुलरोग्राम्स, बीएनपी लेवल्स, ये सारे जो सारे टेस्ट हैं इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं पूछे जाते। ये फैंसी सा टेस्ट है बीएनपी। बीएनपी क्या चीज़ होती है, ये एक पेप्टाइड होता है जो कि आपके वेंट्रिकल से रिलीज़ होता है। जब आपका हार्ट डायलेट होता है तो वेंट्रिकल से ये रिलीज़ होता है। ये शो करता है कि हार्ट एनलार्ज हुआ हुआ है, डायलेट हुआ हुआ है हार्ट। लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन सेंसिटिव है। अगर बीएनपी रेज्ड है तो ये शो नहीं करेगा कि पेशेंट को हार्ट फेलियर है, लेकिन अगर बीएनपी रेज नहीं है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को हार्ट फेलियर रूल आउट हो गया होगा। अच्छा, और क्या क्या टेस्ट किया जा सकता है, ईसीजी। इसी पे हम लोग क्या देखेंगे, हार्ट फेलियर की वजह में क्या है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन और हार्ट ब्लॉक्स। चेस्ट एक्सरे पे क्या देखेंगे आप, हार्ट का साइज, डायलिटेशन। कार्डिक मीटर पे क्या देखेंगे, अरिथमियास, क्योंकि अरिथमियास भी क्या करवाते हैं पेशेंट का हार्ट फेलियर। कार्डिक कैथेटराइजेशन से क्या मुराद है, हम लोग जाते हैं वेंस स्पीड वेना केवा के थ्रू पेशेंट के हार्ट के अंदर जाते हैं। हार्ट के अंदर जाके उसके जो डिफरेंट हार्ट के चैम्बर्स हैं उनका प्रेशर चेक करती है, उसको हम कहते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन, यानी कि हार्ट के अंदर कैथेटर का डालना। इसके थ्रू हम वेल्व्स का एग्जैक्ट साइज और सेप्टल डिफेक्ट ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सीपीसी क्यों ज़रूरी है, अगर पेशेंट की हीमोग्लोबिन कम होगी तो क्या होगा, उसका हार्ट फेलियर वर्सन हो जाएगा। थायराइड प्रोफाइल क्यों ज़रूरी है कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म दोनों के अंदर पेशेंट को हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, टाइकार्डिया क्या करेगा, हार्ट फेलियर करवाएगा। अच्छा, कुछ कंडीशन होती हैं उनमें हम पेशेंट की हार्ट की बायोप्सी करते हैं, वो बहुत रेयर कंडीशन है, लेकिन हार्ट की बायोप्सी मैंने आज तक होते नहीं देखी, शायद कार्डियोलॉजिस्ट भी नहीं करते। वो सिर्फ ये 2-3 कंडीशन है, लाइक सार्कोइडोसिस और माइलोडोसिस।
और सबसे आखिर में क्या है, समान गैस कैरेक्टराइजेशन। ये हम लोग यूज़ करते हैं इसको ARDS से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, ARDS को हम नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा भी कहते हैं। ARDS को क्या कहते हैं, नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा। आजकल ऐसे होता है ना, पेशेंट शानर से ब्रेथ के साथ आता है तो हम समझते हैं इसको हार्ट फेलियर है, लेकिन अंडरलाइन उसको बर्न या कोई इन्फेक्शन होता है। तो उसका अगर एक्सरे करवाए ना, तो एक्सरे के ऊपर वैसी ही फाइंडिंग्स आती हैं जैसे कि हार्ट फेलियर के पेशेंट में आ रही होती है। लाइट अगर इस एक्सरे को हम लोग देखें तो ये वैसा ही एक्सरे है जैसे कि हार्ट फेलियर के पेशेंट में होता है। पता जा रहा है, लेकिन इसमें हार्ट से इलाज नहीं है, इसकी जो बायलेटरल फ्लफी शेडविंग्स है। ARDS के पेशेंट में ऐसा एक्सरे नज़र आता है, ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस है हार्ट फेलियर का। तो इसको हम लोग हार्ट फेलियर से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, स्मैन गैस कैथेटर से। ठीक है, स्मैन गैस कैथेटर क्या चीज़ होती है, हम वेंस के थ्रू जाते हैं, जाके राइट एट्रियम के थ्रू जाके पल्मोनरी आर्टरी को बैच करते हैं। पल्मोनरी आर्टरी में जो प्रेशर आ रहा होता है बेसिकली लेफ्ट हार्ट को वो शो कर रहा होता है। तो थोड़ी सी आप लोगों के लेवल से ऊपर ही बात चली गई है, लेकिन इतना याद रखें कि इसको कहते हैं नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा। ARDS को क्या कहते हैं, नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा। एक पल्मोनरी एडीमा होता है जो हार्ट की वजह से होता है, ये हार्ट की वजह से नहीं होता। ठीक है, इसके अंडरलाइन काजेज ढेर सारी होती हैं, बर्न्स हो सकते हैं, सेप्सिस हो सकता है, पेशेंट को DIC हो सकता है। अच्छा, पेशेंट को मैनेज कैसे करेंगे, हार्ट फेलियर की जो मैनेजमेंट की दवाइयाँ हैं ना, स्पेशली ACE, बीटा ब्लॉकर्स, एल्डेक्टोन, ये तीन जो है ये मोर्टेलिटी कम करती है, डिक्रीज मोर्टेलिटी, ये लाजमी याद करते हैं। ठीक है, ACE इनहिबिटर्स के नाम क्या क्या हैं, लसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, ठीक है, इनेलाप्रिल, प्रिल वाली दवाइयाँ। हर पेशेंट को जिसका ब्लड प्रेशर को इजाज़त देता हो उन सब को हमने ACE इनहिबिटर लाजमी देनी है। ठीक है, ACE इनहिबिटर हम लोग कब नहीं देते, जब पेशेंट का क्रेटिनिन 3 से ऊपर चला जाए, या ACE इनहिबिटर के साथ पेशेंट को क्या हो जाता है, कफ स्टार्ट हो जाती है। अगर कफ स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग उस पेशेंट को क्या देते हैं, ARBs के नाम आते हैं, लो सार्टन, वेल सार्टन, कैंडी सार्टन। ये बार बार रिपीट हो गई क्योंकि ये ऐसी दवाई है जो तकरीबन हर दफ़ा आपसे पूछी जाएगी, और ये हमारा कोई घर वाला अपना भी बात का इसको ले रहा होता है, तो हमें इन दवाइयों का पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों से पूछा जाए हार्ट फेलियर के पेशेंट को नंबर 1 चॉइस ऑफ मेडिसिन क्या है, तो पहला जवाब क्या होगा आपका, ACE इनहिबिटर्स। ठीक है, अच्छा, जब हम लोग स्टूडेंट्स थे, फाइनल ईयर हम लोग जब कर रहे थे, तो उस वक्त था कि बीटा ब्लॉकर शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट विद हार्ट फेलियर, लेकिन अब है कि बीटा ब्लॉकर मस्ट बी गिवन इन पेशेंट्स विद हार्ट फेलियर। ठीक है, स्पेशली जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं, जिनको हम ये बीटाप्रोलोल, बिजोप्रोलोल और कार्बेडिलोल, इन तीन को हम कहते हैं कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, BMC। इसी वजह से आपने अगर हार्ट फेलियर के पेशेंट की मेडिसिन रिव्यू करें ना, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट बीटा ब्लॉकर में 3 दवाइयाँ लिख रहे होते हैं, कार्विडा, कंकोर और मिरोल। ठीक है, बिजोप्रोलोल कंकोर के नाम से आती है, कार्विडा के नाम से, और बीटाप्रोलोल मिरोल के नाम से। बड़े मशहूर ब्रांड्स हैं ये। ठीक है, MBC। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हार्ट फेलियर के पेशेंट को कौन से बीटा ब्लॉकर देने चाहिए, तो कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर के नाम क्या क्या हैं, बिजोप्रोलोल, बीटाप्रोलोल और कार्बेडिलोल। ठीक है, अच्छा, बीटा ब्लॉकर हार्ट फेलियर के पेशेंट में कैसे इफेक्ट करते हैं, हार्ट रेट कम करेंगे। जब हार्ट रेट कम करेंगे तो क्या होगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी।
अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर कैसे काम करते हैं? ये आपके हार्ट रेट को डिक्रीज़ करते हैं। जब हार्ट रेट डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा? पेशेंट की हार्ट की ब्लड सप्लाई की डिमांड कम हो जाएगी। ब्लड सप्लाई की डिमांड कम होगी तो वो उसके इस्कीमिया के चांसेस कम होंगे। इस्कीमिया कम होगा तो उसको चेस्ट पेन नहीं होगी और उसके शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वाले जो हार्ट फेलियर वाले सिम्टम्स वगैरह कम हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो दूसरा काम ये क्या करते हैं कि जब हार्ट रेट कम होगा, जब बंदा तेज़ चल रहा हो तो उसको चोट लगने के अमकान ज़्यादा होते हैं। जब आहिस्ता चलना शुरू होता है तो चोट लगने के अमकान कम हो जाते हैं, तो अरिथमिया में जाने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इस वजह से इनका एंटी अरिथमिक इफेक्ट भी होता है। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर्स और रेट लिमिटिंग कैल्शियम ब्लॉकर्स के बारे में याद रखें। इसका कंसेप्ट इस तरह याद कर लें कि जब बंदा तेज़ चल रहा है, जब भाग रहा है, तो उसके गिरने के चांसेस और उसके चोट लगवाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो रेट लिमिटिंग कैल्शियम ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर्स दोनों क्या करते हैं? हार्ट रेट कम करेंगे। हार्ट रेट कम करेंगे तो पेशेंट की ऑक्सीजन डिमांड कम होगी और अरिथमिया में जाने के अमकान कम हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, डायूरेटिक्स में से वाहद डायूरेटिक जो कि लाजमी देना चाहिए हार्ट फेलियर के पेशेंट, वो है स्पाइनोलेक्टोन। स्पाइनोलेक्टोन क्या चीज़ होती है? इसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरॉन एंटागनिस्ट। एल्डोस्टेरॉन एंटागनिस्ट। और इसका दूसरा नाम होता है पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। ठीक है। स्पाइनोलेक्टोन किस नाम से आता है? बड़ा मशहूर ब्रांड है इसका, आप लोगों ने बड़ा यूज़ किया है, एल्डेक्टोन के नाम से। CLD के हर दूसरे पेशेंट को दिया होता है हम लोगों ने। हार्ट फेलियर के तकरीबन हर पेशेंट को स्पाइनोलेक्टोन दे रहे होते हैं। स्पाइनोलेक्टोन का मेन साइड इफेक्ट क्या है कि ये हाइपरकलीमिया करवाता है और गायनिकोमेस्टिया करवाता है। गायनिकोमेस्टिया की इसकी ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से लोग इसको लेना छोड़ देते हैं। अगर इस पेशेंट को गायनिकोमेस्टिया हो जाए तो उसके अल्टरनेटिव के तौर पे हम लोग देते हैं एपलेरिनोन। एपलेरिनोन। ठीक है, ये दोनों हैं क्या? इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है? एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। एल्डोस्टेरॉन क्या चीज़ होती है कि ये रिलीज़ होता है आपके रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम से रिलीज़ होता है। ये किडनीज में जाता है। किडनीज में जाके क्या करवाता है? सोडियम को रिटेन करवाता है, पोटेशियम को बाहर भेजता है। जब एल्डोस्टेरॉन को हम इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा? सोडियम जैसे से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी और पोटेशियम रिटेन होना शुरू हो जाएगी। इसी वजह से स्पाइनोलेक्टोन को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। ठीक है, तो एल्डोस्टेरॉन एक बड़ा ही मशहूर, स्पाइनोलेक्टोन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे अहम डायूरेटिक है जो कि हार्ट फेलियर के पेशेंट में मोर्टेलिटी कम करता है। अगर पेशेंट को स्पाइनोलेक्टोन की वजह से गायनिकोमेस्टिया होना शुरू हो जाए तो क्या देंगे उसको? एपलेरिनोन। अच्छा, दूसरे डायूरेटिक्स, उनमें जो सबसे अहम डायूरेटिक है दैट इज लेसिक्स, फ्रूसिमाइड। इनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। इनको हम लोग सिर्फ उस वक्त देते हैं जब पेशेंट एक्यूट कंडीशन में हमारे पास प्रेजेंट हुआ लाइक पल्मोनरी एडिमा के साथ आपके पास प्रेजेंट हुआ है। ठीक है। अच्छा, डाइजोक्सिन जो है ये बड़ी अच्छी दवाई है ये, लेकिन इसका एक नुकसान है कि ये हार्ट फेलियर के पेशेंट में मोर्टेलिटी कम नहीं करती। डाइजोक्सिन काम कैसे करती है? ये आपके हार्ट रेट को डिक्रीज़ करती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है। ये वह दवाई है जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाती है और हार्ट रेट कम करती है। इसकी वजह से एडमिशंस कम हो जाते हैं पेशेंट को, इसकी अलामात बेहतर हो जाती हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट को ये मरने से नहीं बचाती। ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ नई दवाइयाँ हैं, आइवेब्राडीन, सिक्यूबिट्रिल और हाइड्रोजन विद नाइट्रेट्स। इनका मैकेनिज्म एक्शन पूछते होते हैं। आइवेब्राडीन के साथ लफ्ज़ याद रखना है फनी चैनल्स। फनी चैनल्स, ठीक है, फनी चैनल्स ये हार्ट रेट कम करती हैं। तो नीचे आके, ठीक है, सिक्यूबिट्रिल और वेल्सार्टन इन दोनों को कंबाइन देते हैं। वेल्सार्टन क्या चीज़ है? ARBs है। वेल्सार्टन क्या चीज़ है? ARB है।
तो ये उन पेशेंट्स पे देते हैं आई वेब्राडीन, सेक्यूबिट्रोल और वेल्सार्टन, ठीक है। और थर्ड दवाई है हाइड्रोलाजिन विद नाइट्रेट। थर्ड दवाई क्या है? हाइड्रोलाजिन विद नाइट्रेट। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक फिगर लिखा हुआ है इसके अंदर कि डोंट वॉक इनटू यूएसएमएलई एग्जाम विदाउट 100% क्लियर ऑन विच ड्रग लोअर द मॉर्टेलिटी इन पेशेंट्स विद कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ठीक है। अच्छा, आपको इस लेवल पे सिर्फ ये दो डिवाइसेस के सिर्फ नाम बताऊँ, एक इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर और एक बायोमेट्रिकुलर पेसमेकर। डिफिब्रिलेटर से क्या मुराद है? पेशेंट को, जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं उनका हार्ट जो है वो क्या है, नॉर्मल की बजाय डायलेटेड है। डायलेटेड होगा तो क्या होगा? पेशेंट को अरिथमिया होने के चांसेस होती हैं। रास्ता लंबा हो गया ना, तो रास्ता जब लंबा हो तो भटकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसको ऐसे ही समझना कि करंट जो भटक गया, करंट भटका, तो करंट के भटने को हम लोग क्या कहते हैं? अरिथमिया होना, ठीक है। तो हम लोग पेशेंट को डिफिब्रिलेटर लगाते हैं, इसको कहते हैं इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर। और दूसरा होता है बायोमेट्रिकुलर पेसमेकर। सिर्फ इनका नाम याद कर लें। पेशेंट को मैक्सिमम दवाइयाँ दे चुके हैं लेकिन अभी भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आखिरी हाल क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन, जो कि पाकिस्तान में तो नहीं होता, अमेरिका में शायद, अमेरिका में होता है, लेकिन वो अकेला हार्ट ही ट्रांसप्लांट करते हैं, वो पेशेंट को फिर लंग्स भी इकट्ठे ट्रांसप्लांट कर देते हैं, हार्ट और लंग ट्रांसप्लांटेशन। अच्छा, ये वो 4 दवाइयाँ, एसी इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, स्पाइनोलैक्टोन, हाइड्रोजन विद नाइट्रेट्स और इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर, ये वो दवाइयाँ हैं, इन्होंने बोर्ड के अंदर लिख दी हुई हैं, जो कि आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी दवाइयाँ जो कि हार्ट फेलियर के बच्चे में मोर्टेलिटी कम करती हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन रिड्यूसेस मोर्टेलिटी इन पेशेंट्स विद हार्ट फेलियर? एसी इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, स्पाइनोलैक्टोन, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर मैंने क्या समझाया था, क्या चीज़ होती है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर? इसमें पेशेंट को क्या होता है कि पेशेंट की फीलिंग डिफेक्ट होता है। फीलिंग डिफेक्ट से क्या मुराद है? पेशेंट को हाइपरटेंशन थी, हाइपरटेंशन की वजह से क्या हुआ, उसको ज़्यादा काम करा, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा। हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो जब हमारे मसल्स को ज़्यादा यूज़ करें तो क्या होता है? मसल्स की हाइपरट्रोफी हो जाती है। तो वेंट्रिकल्स के मसल्स की हाइपरट्रोफी हो गई। वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रोफी हुई तो वेंट्रिकुलर कैविटी को क्या हो गया? वेंट्रिकुलर कैविटी छोटी हो गई। छोटी हो जाएगी तो क्या होगा? ब्लड फिल नहीं हो पाएगा। पहली काज इज हाइपरटेंशन, दूसरी काज इज एओर्टिक स्टेनोसिस, और थर्ड काज होती है हाइपोट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, HOCM, हाइपोट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। अच्छा, इन पेशेंट्स के अंदर दवाइयाँ तकरीबन वही हैं, लेकिन इनमें इसकी मैनेजमेंट ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसमें एस इनहिबिटर्स और ARBs, बीटा ब्लॉकर्स और डायूरेटिक्स, चलो दवाइयाँ वैसी जैसे हम लोगों ने सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में दी थी वो इसमें भी यही दे दी है। इसमें इन दोनों में फ़र्क ये है कि एस और ARBs, जैसे कि सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्लियरली उनका फ़ायदा था कि लाजमी देनी है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में एस और ARBs बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं करते, ठीक है। सिस्टोलिक फेलियर में इन्होंने बोल्ड में लिखा हुआ है कि एस और ARBs पहले नंबर पे लिखी हुई हैं, जबकि डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या हुआ है? एस और ARB में नॉट वर्क का अनसर्टन रोल, ठीक है। तो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर और सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, एक तो आप लोगों को इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि डेफिनेशन क्या है और मैनेजमेंट में डिफरेंस, काजेस क्या हैं और मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या है। अच्छा जी, अब 1 मिनट जिसको रिपीट कर लें, फिर हम लोग एक्यूट पल्मोनरी एडिमा की तरफ